डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइनर मेजरमेंट्स क्या है, लीनियर मेजरमेंट्स क्या है, एंगुलर मेजरमेंट्स क्या है, इनके बारे में जानकारी ली थी। और एंगुलर मेजरमेंट्स और एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बारे में हम लोगों ने सीखना चालू किया था। इन एंगुलर मेजरिंग सिस्टम्स जो है, इन एंगुलर मेजरिंग सिस्टम और एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो हमें मेजरिंग का काम भी करवाता है और चेकिंग के लिए भी हेल्प करता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को कॉम्बिनेशन सेट के नाम से पहचाना जाता है। ये मशीन शॉप के अंदर सबसे इस्तेमाल में आने वाला बहुउपयोगी साधन है। बहुउपयोगी साधन मतलब क्या है कि हर तरीके का काम इसके जरिए हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं। इस कॉम्बिनेशन सेट के मेन 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ब्लेड और रूल। ब्लेड और रूल। दूसरा जो है उसे क्या कहा जाता है, तो स्क्वायर हेड। यहां पे हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर हेड। उसके बाद प्रोटेक्टर हेड, ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं उसको प्रोटेक्टर हेड कहा जाता है। और चौथा जो पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सेंटर हेड। ऐसे ये 4 पार्ट को मिला के ये कॉम्बिनेशन सेट जो है, ये कॉम्बिनेशन सेट बन जाता है। इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। लेकिन इनको एक ही बार में जोड़ के, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, ऐसे एक ही बार में जोड़ के उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हर एक हेड को, जैसे स्क्वायर हेड हो गया, प्रोटेक्टर हेड हो गया, सेंटर हेड हो गया, इनमें से हर एक हेड को रिक्वायरेशन के अनुसार या जरूरत के अनुसार ब्लेड के साथ में क्या किया जाता है, फीड किया जाता है और उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जानकारी लेने का काम करेंगे। तो जैसे हमारी रिक्वायरेशन है, जरूरत है, आवश्यकता है, उसके अनुसार किसी भी हेड को हम लोग क्या करते हैं, इस रूल के ऊपर लगाते हैं या ब्लेड के ऊपर फीड करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली जो आती है ये होती है रूल। बिना रूल के ये हेड किसी काम के नहीं होते। तो उस रूल के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। तो रूल वो कैसे दिखती है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इस रूल के आगे और पीछे की तरफ मिलीमीटर और इंचेस दोनों की मार्किंग जो है वो की रहती है और उसकी एक साइड में एक रेक्टेंगुलर ग्रूव या खाज जो है वो बनाई हुई रहती है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वो ग्रूव में एरो से आपको वो ग्रूव जो है वो ग्रूव दिखा रहा हो। इसकी जो थिकनेस होती है 4 mm 5 mm डिपेंड अपॉन द साइज। ब्लेड कितना लंबा है उसके ऊपर ये थिकनेस जो होती है ब्लेड की डिपेंड होती है या इस रूल की डिपेंड होती है। तो बहुत सारी जगहों पे इस कॉम्बिनेशन सेट के अंदर जो रूल पाई जाती है उसको ब्लेड भी कहा जाता है। कुछ लोग उसको रूल के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उसको स्टील रूल भी कहते हैं। सो इसके ऊपर रेक्टेंगुलर ग्रूव बना हुआ रहता है या खाज बनी हुई रहती है, जिसमें इन जो बाकी बचे 3 हेड्स है, उन 3 हेड्स को या अटैचमेंट को हम लोग लॉकिंग पिन के जरिए लॉक करके, या लॉकिंग पिन का जो सिरा होता है, लॉकिंग फेस होता है, तो लॉकिंग फेस या लॉकिंग पिन कैसे होती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ड्राइंग में यहाँ पे साइड में मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ। ये कर्सर जो है उस कर्सर से मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये हो गई लॉकिंग पिन। लॉकिंग पिन का ये एंड होता है बेंड एंड, मोस्टली ये 90 डिग्री में, और ये कैसा होता है, स्क्वायर एंड होता है, स्क्वायर होता है। तो जहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लॉट है वहाँ पे रेक्टेंगुलर एंड जो है यहाँ पे जाके बैठ जाता है। और जैसे आप यहाँ पे स्क्रू को घुमाते हो, स्क्रू के नीचे बराबर जो स्प्रिंग लगी हुई है उसकी टेंशन की वजह से ब्लेड जो है उस पर्टिकुलर अटैचमेंट के साथ में फिट या टाइट जो है वो बैठ जाता है और हमें सही तरीके का डायमेंशन मिल पाता है। तो ये जो ब्लेड है, उस ब्लेड के अंदर हम लोगों ने देखा कि क्या है, तो एक रेक्टेंगुलर ग्लू या स्लॉट जो है, मतलब गाढ़ा जो है, रेक्टेंगुलर गाढ़ा या खाच हम लोग बोल सकते हैं, जिसे ग्रूव भी कहा जाता है,
वो, या स्लॉट जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो बना हुआ रहता है। ये कैसे बना हुआ है, तो ब्लेड की जो पूरी लंबाई है उस पूरी लंबाई में ये बना हुआ रहता है। जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्रू की मदद से या हेल्प से हम लोग हर एक हेड को स्टील रूल के ऊपर सही पोजीशन में या स्थान में लॉक कर सकते हैं। ये स्टील रूल 20 सेंटीमीटर्स की भी आती है, 30 सेंटीमीटर्स की भी आती है, 60 सेंटीमीटर्स की भी आती है, या फिर हमारे ऑर्डर के हिसाब से वो बन के मिल सकती है। रिक्वायरेशन के अनुसार हमें वो मैन्युफैक्चरर के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करके भी हम लोग मंगवा सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर्स, 30 सेंटीमीटर्स, 60 सेंटीमीटर्स, ये स्टैंडर्ड साइज में ये अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और कॉम्बिनेशन सेट की जो साइज है ये स्टील रूल की लेंथ के द्वारा ही बताई जाती है। मतलब आप किसी कॉम्बिनेशन सेट को परचेस करने जाओ तो आपको स्टील रूल की लेंथ कितनी चाहिए वो बताना होता है, तो उसी के हिसाब से आपको स्टील रूल के लेंथ के हिसाब से आपको मार्केट में क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन सेट मिल जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन सेट है इसके अंदर इस्तेमाल में आने वाली जो स्टील रूल है ये मोस्टली या मोस्ट प्रोबेबली हाई कार्बन स्टील से बनी हुई रहती है या कभी कभार ऑलॉय स्टील से बनी हुई रहती है। मतलब ही निकेल क्रोम स्टील का भी इसके मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऑलॉय स्टील में निकेल क्रोमियम स्टील का इस्तेमाल होता है, या फिर हम लोग बात करें तो ये हाई कार्बन स्टील की बनी हुई रहती है और उसके ऊपर निकेल क्रोम का प्लेटिंग किया हुआ रहता है। इन मटेरियल से बनाने की वजह क्या है कि बिकॉज ऑफ द निकेल क्रोमियम मेटल और निकेल क्रोमियम प्लेटिंग क्या होता है, एटमॉस्फेयर का असर इस ब्लेड के ऊपर होता नहीं, क्योंकि हेड्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा रूल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल में रूल लाई जाती है अलग अलग ऑपरेशंस के परफॉर्म करने के लिए या अलग अलग ऑपरेशन के परफॉर्मेंस के लिए, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर का असर हो सकता है। तो इसके लिए ये ब्लेड जो है ये हार्डन होनी चाहिए, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का असर नहीं होना चाहिए। तो निकेल क्रोमियम स्टील ऐसा मेटल है जो एक शाइन प्रोवाइड करता है, एटमॉस्फेयर के असर से मेटल को बचाने का काम करता है, हीट रेजिस्ट करता है, फ्रिक्शन और वेयर को रेजिस्ट करता है। तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है ये हाई कार्बन स्टील में भी होते हैं और निकेल क्रोमियम के अंदर भी होते हैं। तो इसीलिए रिक्वायरमेशन के अनुसार या कंपनी के ऊपर ये डिपेंड करता है वो कौन से, लेकिन मोस्टली हाई कार्बन स्टील या फिर अलॉय स्टील में निकेल क्रोमियम स्टील से ये क्या की जाती है, स्टील रूल बनी हुई रहती है, जिसके ऊपर इंचेस और मिलीमीटर्स मतलब मेट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में ग्रेजुएशन की हुई रहती है दोनों साइड में। इसके अंदर रेक्टेंगुलर ग्रूव्स, खांचा या स्लॉट जिसको बोला जाता है वो बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग अटैचमेंट्स वहां पे बिठा सके। और उसके अंदर अटैचमेंट के अंदर ब्लेड के ऊपर फंसने के लिए जो स्क्रू दिया जाता है वो स्क्रू को यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है, जिसके अंदर स्क्रूज है थ्रेडेड सेक्शन के ऊपर बिठाया गया, 2 स्क्रू लगे हुए रहते हैं, एक में स्प्रिंग लगी हुई रहती है, दूसरे में ग्रू बना हुआ रहता है एंड में लॉक होने के लिए रेक्टेंगुलर स्लॉट में, और वो ग्रू का एंड कैसा रहता है, रेक्टेंगुलर रहता है, जो कि वहां पे जाके उस स्टील रूल के ऊपर जो खांचा है रेक्टेंगुलर उसके अंदर जाके वो सही तरीके से बैठ पाए। तो वो कैसे दिखता है स्क्रू को लगाने के बाद हेड के अंदर, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। उसको टाइट करने का जो तरीका है वो यहाँ पे ड्राइंग में दिखा है, जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ। तो ब्लेड और रूल क्या है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। तो ये जो ब्लेड या रूल है उसके ऊपर जो नंबरिंग या हम लोग बोल सकते हैं नंबर का ग्रेजुएशन जो किया हुआ रहता है मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम का, ये कैसे रहता है, तो इसको कहा जाता है एनग्रेविंग मेथड्स। एनग्रेविंग का मतलब कैसे है, जैसे हम लोग जॉब के ऊपर या मेटल के ऊपर पंचिंग करके लेटर का या नंबर का उसको दबाते हैं और उसका एक मार्क रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन होने पर निकल सकता है, नहीं तो वो नहीं हटता। सेम एज इट इज वहां पे वो एनग्रेविंग रहती है, मतलब एक तरीके का वहां पे क्या रहता है, खांचा रहता है या स्पॉट बना हुआ रहता है। तो जहां पे वो गड्ढे जैसा चीज होने की वजह से इसके ऊपर का जो मार्किंग है बहुत इस्तेमाल करने पर भी वो मार्किंग मिटता नहीं या हटता नहीं है, ये इसका कुछ बेनिफिट है। तो एनग्रेव्ड
ग्रेजुएशन वहां पे होते हैं, फिर उसके अंदर वो कलरिंग की जाती है जिसकी वजह से उनको उभार आता है, वो अच्छी तरीके से हम लोगों को दिख सकता है। नहीं तो अगर उसके अंदर वो ब्लैक कलर ना डाला जाए तो वो सिल्वर में ही दिखाई देगा, तो उसके ऊपर लाइट गिरने पर उसकी जो शाइन रहेगी वो आंखों को धुंधला कर देगी, जिसकी वजह से हम लोग उसको सही तरीके से नहीं देख पाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं साइट एरर। स्लाइट एरर मतलब क्या है, आंखों का धोखा, जिसकी वजह से रीडिंग सही तरीके से ना ले पाना। तो उसका जो डेफिशिएंसी है उसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे वो कलर जो है या जो नंबर्स है या ग्रेजुएशन है वो ब्लैक इंक डाल के क्या की जाती है, भर दी जाती है। वो खांचे जो है ब्लैक इंक से भर दिए जाते हैं। तो ये इंक ऐसी रहती है कि ये भी अपनी जगह पे उन खांचों के अंदर जहां पे वो एनग्रेविंग किया गया है, नंबर्स डाले गए हैं, वो अच्छी तरीके से बैठ के हमें ये नंबर जो है या डायमेंशन जो है विजिबल करवा देती है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पार्ट हमें देखना है उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्क्वायर हेड। तो क्या कहते हैं हम लोग उसको, स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड जो है ये कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का पार्ट होता है जिसके ऊपर मशीनिंग किया हुआ रहता है। तो कास्ट स्टील और कास्ट आयरन ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग हार्डन और टेम्पर नहीं कर सकते, ये ब्रिटल होता है। तो इसको क्या किया जाता है, एक साँचे के अंदर पिघला हुआ कास्ट स्टील या कास्ट आयरन जो है वो डाला जाता है और उससे ये पार्ट जो है ये हमें पार्ट मिलता है। इसकी जो साइड्स होती है, जो मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, ये साइड्स ही खाली मशीनिंग की हुई रहती है। बाकी सभी पार्ट जो है वो सभी पार्ट जैसे के वैसे मैन्युफैक्चर या वो मेटल जो है मेटल जो है कास्टिंग करने के बाद हमें जैसे मिलता है वैसा ही वो बना हुआ रहता है। खाली उसके ऊपर क्या करते हैं वो लोग, कलर करते हैं। तो इसके ऊपर मशीनिंग के कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से चीज होते हैं, तो यहाँ पे मशीनिंग करके इसको प्लेन किया जाता है। ग्राइंडिंग और मशीनिंग के जरिए इसको प्लेन और हाई फिनिश दी जाती है, साइड में भी और यहाँ पे भी, एजेस में भी, जहाँ पे वो मेजरिंग का काम करता है। जहाँ पे थ्रेडिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, वहाँ पे ड्रिलिंग और थ्रेडिंग या मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं। मतलब मशीनिंग ऑपरेशन जितने भी है, जितने रिक्वायर्ड होते हैं वो सभी ऑपरेशंस वहाँ पे होते हैं। खाली हार्डनिंग और टेम्परिंग उसे नहीं कर सकते, बिकॉज इसका मेटल कौन सा होता है, तो कास्ट स्टील या कास्ट आयरन। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो स्क्वायर हेड में एक एंड में स्क्राइबर लगा हुआ रहता है जो कि स्क्रूइंग करके लॉक किया है। जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे वो ड्राइंग में मैं एरो में आपको दिखा रहा हूँ, एरो से, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये थ्रेडेड एंड होता है। इसके अंदर, इस कैप के अंदर क्या लगा हुआ रहता है, स्क्राइबर लगा हुआ रहता है, छोटा सा पिन स्क्राइबर। और इसका बेनिफिट क्या है कि जब भी हमें मार्किंग करनी है या कहाँ पे कुछ पंच के जैसा पॉइंट बनाना है स्क्राइबर के जरिए, तो वहां पे क्या किया जाता है, यहाँ पे घुमा के क्या करते हैं, यहाँ पे थंब स्क्रू लगाया जाता है। तो थंब स्क्रू को जैसे आप घुमाओगे, ये स्क्राइबर जो है थंब स्क्रू के साथ में बिठाया जाता है। तो जैसे आप उसको घुमा के बाहर निकालोगे, स्क्राइबर बाहर आ जाएगा। इस्तेमाल करना है मार्किंग के लिए या डॉट बनाने के लिए, और फिर इस्तेमाल के बाद वापस उसको क्या किया जाता है, अंदर डाल के घुमा के थ्रेड के साथ में लॉक किया जाता है। तो ये स्क्राइबर का पोजीशन यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद इसके अंदर कुछ जो स्क्वायर हेड्स रहते हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर स्पिरिट लेवल बना हुआ रहता है, या कुछ जगह पे स्पिरिट लेवल की जो बॉटल है उसको इस प्रकार से बिठाया हुआ रहता है, जैसे कि मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ। तो अलग अलग टाइप में ये मिलते हैं, डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरर। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब की जो लेवलिंग है उन लेवलिंग को चेक कर सकते हैं। आगे इसका इस्तेमाल मैं और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद लॉक नट जो है, ये लॉक नट अटैचमेंट यहाँ पे दिखाई गई है, जिसके थ्रू हम लोग स्टील रूल जो है या रूल जो है उस रूल को या ब्लेड को यहाँ पे इसके अंदर फंसा सकते हैं और इस्तेमाल के लायक इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर हेड होता है इसको स्टील रूल के ऊपर बिठाकर इस्तेमाल में लाया जाता है। इसकी जो एक साइड है, स्टील रूल के साथ में इसको जब बिठाया जाता है तो इसकी एक साइड जो होती है ये कितनी डिग्री की रहती है, 90 डिग्री के एंगल्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, फर्स्ट ये साइड जो है स्टील रूल को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, और यहाँ पे मैंने दिखाया उसका इस्तेमाल। तो हम लोग इससे राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल जो है वो चेक कर सकते हैं। और दूसरी साइड जो है ये 45 डिग्री के एंगल चेक करने के लिए या उसकी मार्किंग करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे दिखाया गया है, किस तरीके से हम लोग 45 डिग्री के एंगल्स जॉब के ऊपर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है कि हम लोग इस प्रकार से रखा के इसको 45 डिग्री का एंगल मार्क कर सकते हैं। तो दूसरे साइड में हम लोगों को कौन सा एंगल मिलेगा, 135 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो इस तरीके से भी मार्किंग पर्पज में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। सेम एज इट इज
ये जो 90 डिग्री की साइड्स है, 90 डिग्री एंगल चेक या मार्क करने की जो साइड बनी हुई है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसका हेल्प लेके, सपोर्ट लेके पैरेलल लाइंस मार्क करने का भी यहाँ पे क्या किया जाता है, काम किया जाता है। मतलब क्या है, एज का सपोर्ट लिया जाता है, लाइन बनाई जाती है, फिर आगे जाके दूसरी लाइन, और उनको स्टील रूल रख के स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया जाता है या कनेक्ट किया जाता है। तो हमको एक ही लाइन में एक पर्टिकुलर या सिमिलर डिस्टेंस पे मार्क करके हम लोगों को क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मार्क करने का यहाँ पे क्या मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज़ है कि इस तरीके से हम लोग स्क्वायर हेड जो है, उस स्क्वायर हेड को इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके बाद ओके, तो लॉकिंग नट कैसा है, तो यहाँ पे ड्राइंग में हम लोगों ने उस लॉकिंग नट को पहले भी देखा था, अभी भी समझ में आया, इसके लिए यहाँ पे मैंने लॉकिंग नट आपको दिखा दिया है। सो इसके बाद नेक्स्ट हमें जो देखना है उसे क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड जो है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया होता है, तो अलग अलग एंगल्स को चेक करने के लिए, मार्क करने के लिए, मेजर करने के लिए किया जाता है। प्रोटेक्टर हेड भी कास्ट स्टील का बनाया हुआ रहता है। कुछ प्रोटेक्टर हेड के अंदर खाली लॉकिंग अटैचमेंट होती है ब्लेड को लॉक करने के लिए, तो कुछ में लॉकिंग अटैचमेंट या लॉकिंग स्क्रू के साथ में या लॉकिंग नट के साथ में, नट और स्क्रू की अटैचमेंट के साथ में क्या होता है, तो स्पिरिट लेवल या स्पिरिट बॉटल जो है वो बिठाई जाती है, जिसकी वजह से कोई भी एंगुलर डायमेंशंस या अगर एंगल हमें चेक करना है कि भाई ये एंगल कितने डिग्री में है, तो कैसे पता चलेगा, तो ये ध्यान में रखना है। ये जो लेवल बॉटल होती है ये बराबर, अगर हम लोग देखेंगे तो लेवल बॉटल कैसे होती है, जीरो के साथ में मैच की हुई रहती है। तो जिस भी एंगल में हम लोग इस प्रोटेक्टर हेड को रखेंगे और लेवल बॉटल को जीरो के साथ में सेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमको क्या मिलता है, वो पर्टिकुलर डिग्री कितनी है ये डिग्री पता चल जाती है। ये इसका एक बेनिफिट है। तो अननोन एंगल को नोन करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग इसके जरिए क्या कर सकते हैं, एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे वो बताया गया है इस प्रकार से 180 डिग्री, फिर पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 180 डिग्री, फिर दूसरे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 180 डिग्री, और नीचे की साइड में 180 डिग्री। ऐसा देखेंगे तो टोटल 360 डिग्री के डायमेंशंस हम लोग इसके जरिए क्या कर सकते हैं, देखे तो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर बताया जाए तो ये कास्टिल से बना होता है, इसकी बॉडी जो है ये सर्कुलर होती है, बीच में सर्कुलर डिस्क बनी हुई रहती है, और ये डिस्क हमेशा घूमती रहती है, फ्रीली घूमती है। इस डिस्क के ऊपरी पार्ट में 0 to 180 ये डिग्री के जो निशान है, वो निशान या मार्किंग जो है वो मार्किंग की हुई रहती है, जिसे हम लोग डिग्री ग्रेजुएशंस कहते हैं। तो डिग्री ग्रेजुएशंस वहां पे की हुई रहती है, जहां पे 0, 10, 20 ऐसे मार्किंग टिल 180 की हुई रहती है, या कुछ जगहों पे 0 to 90, फिर 90 to 0 ऐसी भी मार्किंग हमें मिलती है। और मिडल का जो पॉइंट होता है वहां पे 0 या 90 का मार्क लगा हुआ रहता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें रूल या ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके अंदर इसे सेट करके, लॉक करके, फिर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस्तेमाल में, लॉकिंग के लिए इस्तेमाल में आने वाला जो स्क्रू या नट सिस्टम है वो यहाँ पे दिखाई गई है। सब में सिमिलर टाइप का नट और स्क्रू जो है ये बनाया हुआ रहता है, ये ध्यान में रखना है। इसके जरिए हम लोग किसी भी एंगल में मार्किंग कर सकते हैं, उसकी चेकिंग कर सकते हैं, और स्पिरिट लेवल का जो बेनिफिट है वो भी बताया गया है, जो कि प्रोटेक्टर हेड में, कुछ प्रोटेक्टर हेड में हमें स्पिरिट लेवल मिलते हैं, उसके थ्रू हम लोग किस प्रकार से एंगल को चेक कर सकते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो प्रोटेक्टर हेड जो है उसका मेन यूज क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को मार्क करना, एंगल्स को चेक करना। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसे कहा जाता है सेंटर हेड। ये सेंटर हेड भी ड्राइंग में दिखाया हुआ कास्ट स्टील का बना हुआ रहता है। अगर देखेंगे तो इसका जो शेप है इंग्लिश लेटर वी की तरह होता है, लेकिन इसका बीच का जो कोन होता है ये 90 डिग्री का बना हुआ रहता है। मतलब क्या है, ये दोनों साइड जो एक दूसरे को मिलते हैं 90 डिग्री में मिलते हैं, और इसका बीच का सेक्शन जो होता है उसके अंदर ब्लेड को बिठाने लायक एक स्लॉट बना हुआ रहता है,
जिसकी वजह से ब्लेड इसके बराबर सेंटर से निकल के बैठते हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग में दर्शाया गया है, जो मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं। तो ये जो प्रोटेक्टर हेड है, इसका जो वी एंगल है, ये 90 डिग्री का होता है। स्टील रूल को इसके मध्य से पकड़ने के लिए एक ग्रू या स्लॉट जो है, जिसको हम लोग झिरी भी बोल सकते हैं, वो झिरी ग्रू स्लॉट बना हुआ रहता है। और एक क्लैंपिंग बोल्ट जो है, वो क्लैंपिंग बोल्ट इसके स्लॉट के परपेंडिकुलरली क्या किया हुआ रहता है, बना हुआ रहता है, जहां पे वो स्क्रू, क्लैंपिंग स्क्रू जहां पे बिठाया जाता है, और जिसकी वजह से हम लोगों को ये ब्लेड जो है आसानी से इस सेंटर हेड में होल्ड करने का मौका मिलता है या चांस मिलता है। अगर स्टील रूल को इसके अंदर होल्ड किया जाए तो क्या होता है, इसके इक्वली दो समान पार्ट बन जाते हैं। देखने पर जब स्टील रूल यहां से इंसर्ट होती है तो ये डिग्री कितनी मिलती है, 45 डिग्री। तो किसी कॉर्नर का, जॉब के कॉर्नर का सपोर्ट लेके उस जॉब के कॉर्नर से हमें 45 डिग्री में मार्किंग करनी है, लाइन को मार्क करना है, तो इसका बेनिफिट होता है या यूज होता है। अगर किसी जॉब के कॉर्नर में से 45 डिग्री की लाइन अगर मार्क करनी है या एंगल को मार्क करना है, तो वहां पे सेंटर हेड का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर हमें किसी राउंड जॉब का सेंटर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी ये सेंटर हेड इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इस प्रकार से राउंड जॉब के ऊपर उसको रखा जाता है, लाइन मार्क की जाती है और उसका सेंटर जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। इसके अलावा सेंटर हेड का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी जॉब के जो साइड्स है वो एक दूसरे के साथ में परफेक्ट 90 डिग्री में है या नहीं, यह चेक करने के लिए लाइक अ ट्राई स्क्वायर हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके द्वारा उन एजेस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सेंटर हेड के कुछ बेनिफिट्स है कि हम लोग इसके थ्रू अच्छे तरीके से किस प्रकार से मार्किंग कर सकते हैं या चेकिंग कर सकते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हमें यह देखना है कि हाउ टू यूज अ सेंटर हेड टू फाइंड अ सेंटर ऑफ अ जॉब। अगर हमें जॉब का सेंटर, सर्कुलर जॉब का सेंटर फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो जॉब जो है, उस जॉब, राउंड जॉब का जो सेक्शन है, पहले तो ब्लेड के ऊपर उस सेंटर हेड को फीट करना है। जैसे ब्लेड लॉक हो जाएगी, आप नट को कसोगे टाइटली, होल्ड हो जाएगी। उसके बाद जॉब के ऊपर उसको रखना है, मार्क करना है एक लाइन। फिर क्या करना है, लाइन मार्क होने के बाद में इसको घुमाना है और अप्रोक्सीमेटली इसके साथ पहले खींची हुई जो लाइन होती है डायमीटर की, सेंटर की लाइन, उसी के बराबर परपेंडिकुलर दूसरी लाइन मार्क करनी है। ये अंदाजे से मार्क करना है। और जहां पे ये एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट करेंगी, उसका जो सेंटर रहेगा वही क्या होगा, राउंड बार का सेंटर होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर कभी कभार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ये हमें पूरे तरीके से राउंड नहीं मिलता है, तो हमें ये गारंटी नहीं होती कि यही उसका एक्चुअल सेंटर है। तो क्या किया जाता है, ये जो मार्किंग हम लोगों ने की है प्लस की, तो यहां से और एक लाइन बनानी है परपेंडिकुलर, अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर से जाएगी। मतलब ये पूरा जो 90 डिग्री है उसको फिर 45 डिग्री में क्या करना है, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, खाली आपको उसको रखना है सेंटर हेड को, और ब्लेड का जो पॉइंट है उसको इसके पॉइंट के साथ में मैच करके एक लाइन खींचनी है। सेम वैसी दूसरी लाइन खींचनी। देखिए यहाँ पे वो ड्राइंग में दिखाया गया है। टोटल कितनी लाइन्स हो गई, पहले 2 लाइन बनी थी, फिर एक दूसरे को क्रॉस कर दिया और 2 लाइन बनाई गई। तो अगर ये कहीं भी मिसप्लेस होता है तो हमें वहां पे पता चल जाएगा और एग्जैक्ट सेंटर हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वो सेंटर मिलने के बाद इसके ऊपर पंच का मार्क करके सेंटर को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो इस प्रकार से सेंटर हेड का इस्तेमाल करके हम लोग राउंड जॉब का जो सेंटर है वो सेंटर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अभी हमें क्या देखना है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो कॉम्बिनेशन सेट जो है उसकी ब्लेड की मेटल कौन सी होती है, हाई कार्बन स्टील या अलॉय स्टील, या फिर हम लोग अलॉय स्टील के अंदर क्या कह सकते हैं, तो निकेल क्रोमियम स्टील जो है उससे वो बनी हुई रहती है। स्क्राइबर जो होता है उस स्क्राइबर का
जो मटेरियल होता है ये कौन सा रहता है, हाई कार्बन स्टील, उसको हार्डन और टेम्पर किया हुआ रहता है। उसके बाद स्क्वायर हेड के जो एज होती है, उन स्क्वायर हेड के एजेस के बीच में एक साइड में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम लोग ट्राई स्क्वायर की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 90 डिग्री के एंगल चेक करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए। और दूसरे साइड में 45 डिग्री का एंगल बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम लोग 45 डिग्री और 135 डिग्री की मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग को स्क्राइबर लगा हुआ रहता है, तो स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड जो होता है उसी के अंदर हमें स्क्राइबर लगा हुआ मिलता है, और किसी हेड में वो स्क्राइबर नहीं होता। उसके बाद गोल जॉब अगर है, राउंड जॉब है, तो उसका सेंटर अगर निकालना है तो उसके लिए सेंटर हेड का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट का जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसके अंदर जो डिग्रीज बनी हुई रहती है 0 to 180 डिग्रीज बनी हुई रहती है, उसको ये हाफ सर्कल होता है, और हाफ सर्कल के ऊपर 0 to 180 डिग्री की मार्किंग की हुई रहती है। जॉब का अगर डेप्थ हमें चेक करना है तो कॉम्बिनेशन सेट के कौन से पार्ट का इस्तेमाल होगा, रूल और स्क्वायर हेड का इस्तेमाल होगा। उसके बाद मतलब जिससे हम लोग 90 डिग्री वाले एंगल चेक कर सकते हैं, उसी का इस्तेमाल करके हम लोग डेप्थ भी चेक कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का यूज क्यों किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली एंगुलर डायमेंशन जो है उनको चेक करने के लिए या उनकी मार्किंग करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। इट इज अ एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एंगुलर डायमेंशन चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, सेंटर हेड जो है कौन से डिग्री में बना हुआ रहता है, तो 90 डिग्री में बना हुआ रहता है। तो कॉम्बिनेशन सेट क्या है, उसके कितने पार्ट से, कौन से मटेरियल से वो पार्ट बने हुए रहे, उनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, ये सभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या है समझ लिया है और सीख लिया है। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड डे एंड गुड बाय।